नमस्कार, मैं सुनील कुमावत फ्यूचरविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी पीवाईक्यूज जीके जीएस सीरीज। इसमें जो है हम बाइलिंगुअल और एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज को हम समझ रहे थे, और ये जो पीवाईक्यूज है और पीवाईक्यूज को जो है हम देख रहे थे, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे ताकि हम एसएससी के एग्जाम पैटर्न और उसको ट्रेंड को समझ सके। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, सेट 11 के साथ मेरे प्यारे बच्चे आइए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर खिलजी डायनेस्टी। मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं जो है दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल काल की बात करें तो मुगल काल या दिल्ली सल्तनत में जो है खिलजी डायनेस्टी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे बच्चे इसके लिए हमारे को समझना पड़ेगा कि खिलजी वंश से पहले दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, यानी कि किस वंश का शासन रहा हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुलाम वंश। क्या यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे किसकी, गुलाम वंश। यानी कि गुलाम वंश में जो है जब 1206 में क्या 1206 से लेकर 1290 और 1290 में जो है गुलाम वंश को हरा दिया जाता है। ठीक है, गुलाम वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश कौन सा वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश। और गुलाम वंश को 1290 में, कब की बात कर रहे होंगे अपन, 1290 में। ठीक है, इसको हरा दिया जाता है किसके द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा हराया जाता है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे 1290 और 1290 में जो है खिलजी वंश गुलाम वंश को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और जो है ठीक है कौन हरा रहा है इसको, जेके यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। और इन्होंने जो है ठीक है खिलजी वंश की स्थापना की। इन्होंने क्या की, खिलजी वंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी की, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश की क्या कर दिया इन्होंने, स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना। तो मेरे प्यारे बच्चे स्थापना करने वाला ही क्या कहलाता है, संस्थापक होता है। ठीक है, स्थापना। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की, 1290 में। किसको हराकर किया, गुलाम वंश को। किसको हराकर, गुलाम वंश को। किसने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे। ऑप्शन ए था इसमें अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जेके। आइए हम इसको समझ लेते हैं, एक पॉइंट और समझ लेते हैं इसके। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जेके का एक दामाद था, एक भतीजा था। ठीक है, जेके यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। मेरे प्यारे बच्चे इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, जेके का दामाद या भतीजा, दामाद या भतीजा। और इसका दामाद और भतीजा था मेरे प्यारे बच्चे, उसका क्या नाम था, एके, अलाउद्दीन खिलजी। क्या था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो इन्होंने क्या किया, जेके की हत्या कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जेके की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की इसने क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। किसने कर दिया था मेरे प्यारे बच्चे, किसने किया था, ठीक है एके ने। किसने किया था, एके ने। उसके बाद एके के एक पुत्र हुए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि अभी सत्ता पर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता पर संभालने के बाद में जो है ठीक है इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था, क्या नाम था उनका, मुबारक। देखो यहाँ पर एक लाइन सी ऑप्शन दे रखा है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। तो इनके कौन हुआ, इनके हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। आप इसको याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी का जब बेटा हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली यानी खिलजी वंश का एक शक्तिशाली शासक था। और एक शक्तिशाली शासक के बेटा हुआ तो चारों तरफ जो है बधाइयां हो, क्या, क्योंकि शासक कैसा था, शक्तिशाली था। ठीक है, तो चारों तरफ इसको मुबारकबाद दी गई। ठीक है, लोगों ने कहा मुबारक मुबारक, कि क्या हुआ है भाई। तो किसी को नाम याद नहीं आया तो उसने क्या कह दिया, मुबारक हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है भाई, मुबारक। तो याद रखना एक एक के बेटे का नाम क्या था, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। क्या था मेरे प्यारे बच्चे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है। ठीक है, तो के एम से आप याद रखना इसको, क्या, जेके की कौन हुआ, के एम हुआ। ठीक है, लंबा चलने वाला हुआ। उसके बाद में जो है ठीक है, उसके बाद में इनके बेटे जो, इनका बेटा जो हुआ वो कौन हुआ, नसीरुद्दीन। मेरे प्यारे बच्चे कौन हुआ, नसीरुद्दीन शाह है।
कौन हुआ भाई? नसीरुद्दीन शाह है। ठीक है, और नसीरुद्दीन शाह के सत्ता में आने के बाद जो है खिलजी वंश का नसीब खराब हो गया। क्या खराब हो गया? नसीब खराब हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारे बच्चे, खिलजी वंश का अंतिम शासक, तो याद रखना जब हम बात कर रहे होंगे खिलजी वंश, क्या खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक है मेरे प्यारे बच्चे, खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन। याद कैसे करोगे कि जब खिलजी, ध्यान दीजिएगा, जेके था, खिलजी वंश का पहला शासक कौन? जेके था। जेके का बेटा कौन आया? एके, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी आया। और अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटा पैदा हुआ, तो लोगों ने क्या दिया? मुबारकबाद दिया। मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। लोगों ने मुबारक दिया, तो मुबारक से क्या याद रखोगे? मुबारक शाह आप याद कर रहे होंगे। मुबारक शाह के बेटा हुआ इनका, ठीक है। और ये बेटा जब दिल्ली की सत्ता पे आया, ठीक है, खिलजी वंश की सत्ता को संभाला, तो ये कहीं ना कहीं जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, ठीक है, खिलजी वंश का नसीब खराब है। और खिलजी वंश का नसीब खराब हुआ तो ये दिल्ली सल्तनत का ये क्या बन गया? ठीक है, खिलजी वंश का ये क्या बन गया? अंतिम शासक। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे? अंतिम शासक है। तो उम्मीद है मैं सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, विथ रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन द, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट कोरेस्पोंडेंस। मेरे प्यारे बच्चे ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, और हम जो है टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात कर रहे हैं। हु नो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, ध्यान दीजिएगा, दीवान ए इंसा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रसालत और दीवान ए खेरात। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे बच्चे, दिल्ली सल्तनत की जब हम बात कर रहे होंगे, ध्यान देना, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे होंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों के प्रशासन में अलग अलग नाम रखा जाता था। अलग अलग क्या रखा जाता था? नाम रखा जाता था। तो इसमें आप देखो, दीवान ए इंसा, दीवान ए, जब हम किसकी बात करते हैं? इंसा की। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या याद रखना, इसको आप इस तरह याद रखना, इंशाअल्लाह, क्या इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जो है क्या? दीवान ए इंसा। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए रसातल, दीवान ए, ठीक है, खेरात। इसमें से सबसे इजी कौन सा लग रहा है आपको मेरे प्यारे बच्चे? आपको ये लग रहा होगा कि दीवान ए खेरात, और खेरात का जो काम है वो किससे है? दान दक्षिणा से। मेरे प्यारे बच्चे, इसका संबंध किससे है? दान दक्षिणा से। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन जो है वो स्टेट कोरेस्पोंडेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, पत्राचार डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जब हम बात कर रहे होंगे दीवान ए रसालत, किसकी बात कर रहे होंगे? दीवान ए रसालत की बात कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे रस, ध्यान दीजिएगा, रस किस में आता है? रस या तो कोई प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्रार्थना, क्या? प्रार्थना या न्याय विभाग, प्रार्थना या न्याय विभाग, ठीक है, प्रार्थना या न्याय विभाग का संबंध किससे था? ठीक है, दीवान ए रसालत। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पत्राचार विभाग। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाता है? ठीक है, खत्म हो जाता है। उसके बाद में दीवान ए अर्ज। मेरे प्यारे बच्चे, अर्ज किससे करते हैं? जो हमारी सुरक्षा करता है, जो हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। हमें अर्ज किससे करनी चाहिए? जो हमारी क्या करता है? आप इसको इस तरह याद रखना कि हम हमेशा अर्ज किससे करते हैं? जो हमारी क्या कर रहा होता है? हमारी सुरक्षा कर रहा होता है। ठीक है, और इससे जो है ये कौन सा विभाग हो गया मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पर ये कौन सा विभाग हो गया? ये हो गया सैन्य विभाग। कौन सा विभाग हो गया? सैन्य विभाग। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है पत्राचार विभाग के लिए, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत। तो मेरे प्यारे बच्चे, दीवान ए इंसा विभाग का संबंध किससे है? पत्राचार विभाग से। तो आप, उम्मीद है आप सारे के सारे, कोई, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, पीवाईक्यूज का मतलब ये होता है, पीवाईक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सप्लेनेशन। मेरे प्यारे बच्चे, क्या इंपॉर्टेंट होता है? आपका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कोई जरूरी नहीं है भाई, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें दीवान ए रसालत, ठीक है, इसका संबंध किससे था? ठीक है, इसका संबंध किससे था? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, दीवान ए इंसा का संबंध किससे था? पत्राचार विभाग। दीवान ए अर्ज, अर्ज को याद कैसे करोगे कि मेरे प्यारे बच्चे आप इस तरह याद करना कि हम अर्ज किससे करते हैं? अर्ज करते हैं सेना से, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, हमारे लिए मर मिटता है, हम उसके लिए क्या करते हैं? अर्ज करते हैं। क्या करते हैं? अर्ज करते हैं। तो ये कौन सा विभाग हो गया? सैन्य, सैन्य विभाग हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे रस किस में आ रहा होगा? जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उसमें क्या मिलता है? हमारे को आनंद मिल रहा होता है। ठीक है, तो आप इसकी याद रखना, रसालत का क्या याद रखोगे कि ये प्रार्थना विभाग या न्याय विभाग का जो संबंध था वो किससे था? दीवान ए रसालत से था। वहीं यदि हम बात करें खेरात, तो खेरात जो है वो किससे संबंधित था? दान दक्षिणाते से। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? दीवान ए इंसा। क्या होगा? दीवान ए इंसा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स इन द विजयनगर एम्पायर वर नो एज। ठीक है, तो ध्यान देना, राजवरुषा, ठीक है, उसके बाद में कुदरई चट्टीस, नेक्स्ट है गजपति, नेक्स्ट है नर्मदास। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले विजयनगर एम्पायर की। देखो इससे पहले भी एक पीवाईक्यूज आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा भाई, प्लीज बी सीरियस। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल जो है दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे वहीं से रेगुलर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सामान्यतः क्या करते हैं? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेते हैं, मुगल काल के बारे में पढ़ लेते हैं, परंतु हम कहीं ना कहीं जो है सिलेबस में या सिलेबस को कवर करते समय हिस्ट्री में जो है वो किसको डिनाइड करते हैं, किसको इग्नोर करके चलते हैं? दक्षिण भारत के इतिहास को। और दक्षिण भारत के इतिहास से लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं विजयनगर साम्राज्य को। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। हम इसकी कुछ एडिशनल यानी कि क्वेश्चन से अलग कुछ एडिशनल नॉलेज की जो है हम बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला पार्ट जो है वो किसका है? ये केरल का पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है वो किसका है? तमिलनाडु। और यहां से जो है ये वाला पार्ट जो है किसका है? कर्नाटक का। किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे? ये पार्ट है कर्नाटक का। ध्यान दीजिए, जब हम वर्तमान कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है एक समय हुआ करता था विजयनगर, क्या? विजयनगर साम्राज्य। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ करता था? विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। और यहां पर विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की क्या जो राजधानी थी, वो राजधानी हुआ करती थी क्या? हम्पी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या होती थी? हम्पी। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, क्योंकि आगे ध्यान दीजिएगा इसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। हम सबसे पहले जो है देखो किसकी बात कर रहे थे? विजयनगर साम्राज्य की। अभी के लिए आप इसके बारे में इतनी डिटेल याद रखो, हम और इसके बारे में बात कर रहे होंगे। विजयनगर साम्राज्य में एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, राजवरुष। तो ध्यान देना, जो फार्मिंग कम्युनिटी होती थी, जो कृषक समुदाय होता था, ठीक है, कृषक समुदाय के लिए, कृषक समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि राजपुरुष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृषक समुदाय के लिए। किसके लिए किया गया है? कृषक समुदाय के लिए किया गया है। जब हम बात करते हैं कुदरई चट्टी की, किसकी बात कर रहे होते हैं? कुदरई चट्टी की बात कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्यतः हम कहते थे घोड़े के व्यापारी जो होते थे विजयनगर साम्राज्य में, घोड़े के जो व्यापारी होते थे, ठीक है, घोड़े के व्यापारी होते थे। घोड़े के व्यापारियों को क्या कहते थे? कुदरई चट्टी कहते थे। ये घोड़े के व्यापारी जो होते थे ये किससे व्यापार करते थे? ये जो है अरब के देशों से। किससे? अरब, अरब देशों से, या दक्षिण पूर्व के देशों से। दक्षिण पूर्वी जो एशिया के देश होते थे, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश होते थे, ये इनसे क्या करते थे? व्यापार करते थे। कुल मिलाकर मैं यहां पर एक लाइन मेंशन कर रहा हूं कि घोड़े का व्यापारी होते थे। कुल मिलाकर ये जो है एक गिल्ड्स होता था विदेशी व्यापार के लिए। किसके लिए होता था? विदेशी व्यापार के लिए। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के लोग जो है घोड़े के व्यापारी जो होते थे उसको क्या कहते थे? कुदरई चट्टी कहते थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय जो होते थे, गिल्ड्स या ग्रुप जो होता था, इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम बोलते थे कुदरई चट्टी। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए का संबंध जो है वो किससे है? राजवरुष से है। ठीक है, इसका संबंध जो है वो स्थानीय कृषक समुदाय से है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुदेरई चट्टी जो है बी सही हो जाता है। गजपति शब्द, जब हम बात कर रहे होते हैं गजपति शब्द की, तो उड़ीसा के शासकों, मेरे प्यारे बच्चे याद रख के चलना, उड़ीसा के जो शासक होते थे, उड़ीसा के शासकों के लिए, कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? गजपति शब्द। उसके बाद में नरपति जो है वो किसको कहते थे? वो राजा के जो राजा होते थे उसके लिए कौन सा प्रयोग करते थे हम? नरपति। ठीक है, नरपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? कुदिरई चट्टी। इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना कि अरब देशों या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो विजयनगर साम्राज्य का व्यापार होता था, ठीक है, उसके लिए यहाँ का एक स्थानीय समुदाय काम करता था विजयनगर साम्राज्य में। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में जो स्थानीय समुदाय काम करता था, जो व्यापारी गिल्ड्स होता था, जो विदेशी व्यापार करता था, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे मेरे प्यारे बच्चे कुदिरई चट्टी। कुदिरई चट्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजय सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द प्लंडर्ड बाय द विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा? आइए मेरे प्यारे बच्चे, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे थे, अभी अभी किसकी बात कर रहे थे? विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे थे, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, डिटेल से समझ रहे होंगे। आइए हम बात कर रहे होंगे अभी विजयनगर साम्राज्य की। तो ये वाला जो पार्ट था ये किसका था? ये था अपने विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो है, यहाँ पर जो शासन हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो शासन हुआ करता था, ये शासन होता था दक्कन के सुल्तान। कौन होते थे मेरे प्यारे बच्चे? हम क्या क्या बोल रहे हैं इसको? दक्कन के सुल्तान। और यहाँ पर दक्कन के सुल्तानों की जब बात करते हैं तो इसमें दक्कन में, ठीक है, यानी कि इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? दक्कन। क्या बोल रहे हैं? दक्कन। और यहाँ पर सुल्तानों का शासन हुआ करता था। दक्कन में किसका शासन हुआ करता था? सुल्तानों के शासन हुआ करता था। तो यहाँ पर 4 सुल्तान थे। कितने सुल्तान थे? 4 सुल्तान। मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको ध्यान से समझोगे तो मैं आज जो है आपको क्लियर करवा दूंगा राक्षसी तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम तालीकोटा के युद्ध की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो है एक शब्द और आता है, हम इसको अन्य नाम बोलते हैं, राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं। तो इसमें दक्कन के सुल्तान 4 सुल्तान थे। कितने सुल्तान थे? 4 सुल्तान थे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे अहमदनगर, अहमद, ठीक है, अहमद, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इसके अलावा एक आएगा बिदर, बीदर। ये 4 दक्षिण के सुल्तान थे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं कि दक्कन के 4 सुल्तान थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से ऊपर जिनका साम्राज्य था वो सुल्तानों का शासन था। और सुल्तानों में 4 सुल्तान थे। एक तो अहमदनगर के सुल्तान थे, अहमदनगर का शासन था, बिदर का शासन, बीजापुर और गोलकुंडा। तो ये तो हो गए 4। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? ये 4 सुल्तान थे। और विजयनगर की जब हम बात कर रहे हैं, कहां की? विजयनगर की। कहां की बात कर रहे होंगे? विजयनगर की। तो विजयनगर का जो शासक था, ठीक है, विजयनगर का इस समय जो शासक था वो कौन था? राम राय। कौन था मेरे प्यारे बच्चे? राम राय। ठीक है, विजयनगर का शासक कौन था? राम राय था। मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों के बीच में, यानी कि राम राय और इन 4 सुल्तान, दक्कन के सुल्तान कौन कौन से? अहमदनगर, बिदर, बीजापुर और गोलकंडा। इनके बीच में जो है एक युद्ध होता है। इनके बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है। और ये युद्ध हो रहा है 1565 में, 1965, 1565 में इनके बीच में क्या हो रहा है? एक युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध को, इसका अन्य नाम जो था वो क्या था? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? हम इसको बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी युद्ध। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तालीकोटा की लड़ाई के बाद जो है विजय सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को क्या कर लिया था? लूट लिया था। तो राक्षसी तांगड़ी युद्ध बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में जो है प्रधानमंत्री राम राय हार गया। यानी कि इसमें हार जो है वो किसकी हो रही है? विजयनगर की। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हार कौन रहा है?
विजयनगर इसमें हार रहा है। जब विजयनगर हार जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे जो है इन सुल्तानों ने, ठीक है, दक्कन के इन सुल्तानों ने विजयनगर को क्या कर दिया, लूट लिया, इसको ध्वस्त कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे ये बड़ी विडंबना की बात है कि जितने भी जो है बाहरी शासक आए हैं, जितने भी सुल्तान आए हैं, जितने भी बाहर के शासक आए हैं, इस्लामिक शासक आए हैं, इन्होंने हमारी सभ्यताओं को, हमारी प्राचीन संस्कृति को लूटा है, यानी कि इन्होंने युद्ध किया है लगातार हमारे को जो है, ठीक है। देखो मान लो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि विजयनगर जो है वो हमारे हिंदुओं के लिए, ठीक है, हिंदू संस्कृति के लिए और हमारी भारतीय संस्कृति की शान थी। क्या थी? शान थी। ये दक्कन के सुल्तान जो है, ठीक है, दक्कन के जो सुल्तान थे, ये इस्लामिक, ये मुस्लिम शासक, उन्होंने क्या किया, इसको लूट लिया और लूट कर पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। कुल मिलाकर ये हमारी संस्कृति के ऊपर करारा प्रहार था। क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो इसका मतलब जो है किसको, विजयनगर को, किसको ध्वस्त कर दिया, विजयनगर को। आइए, तो उम्मीद है आप राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो है इसकी डेट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसकी डेट याद रखना। डेट क्या है? 1565। मेरे प्यारे बच्चे इसकी डेट क्या होगी? 1565। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, विजयनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। विजयनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। ऑप्शन है हम्पी, मगध, कांची, कल्याणी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप थोड़ा डिटेल से देखना शुरू कर दो। ठीक है, कि विजयनगर को हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे होंगे। विजयनगर, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य, तो मेरे प्यारे बच्चे विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? जब हम इसकी स्थापना की बात कर रहे होते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो 1336 में दो भाई थे। ठीक है, कितने भाई थे भाई? दो भाई थे। एक भाई था हरियर और एक भाई का नाम था क्या? बुक्का। क्या नाम था? बुक्का। ठीक है, हरियर और एक क्या था? बुक्का। हरियर और बुक्का ने दोनों के प्रयास से जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। दोनों भाई थे। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1336 में। ठीक है, मेरा आपसे अब क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए आपसे कि विजयनगर साम्राज्य समाप्त कब हुआ था, यानी कि विजयनगर ध्वस्त कब हुआ था, तो कौन सी युद्ध के माध्यम से हुआ था? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। ठीक है, कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जब विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य की क्या जो राजधानी हुआ करती थी वो थी हम्पी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या थी इसकी राजधानी? हम्पी। यानी कि वर्तमान समय में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम्पी जो कहां पर है, तो हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। मेरे प्यारे बच्चे, कहां पर है? कर्नाटक में। उसके बाद में यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है मगध। तो देखो हम कई बार जो है मगध से कम हमने जो है अब तक 10 से 15 क्वेश्चंस देख लिया। तो मगध जो है वो कहां थी? महाजनपद था। क्या था? महाजनपद था। और मौर्य साम्राज्य का शासन था। यहाँ पर किसका शासन था? मौर्य साम्राज्य का शासन था। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कांची। तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट तमिलनाडु ये वाला पार्ट जो है केरल का है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है किसका है? तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु में यहाँ पर एक शहर है, कौन सा? कांची। अभी के लिए आप इतना याद रखना, जो कांची है, क्या जो कांची है वो जो है कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में ऐसे मान लो, छाप लो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं लगातार बोल रहा हूं कि साउथ इंडिया से, दक्षिण के भारत से जो है वो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो याद रखना कांची जो है, ठीक है, जो कांची है, कांची जो है वो किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो आप याद रखना किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। ठीक है, किसकी राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चे? पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों के बारे में हम फाउंडेशन क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? कल्याणी की। किसकी बात कर रहे होंगे? कल्याणी की। तो बाद में जब यहाँ पर शासन कल्याणी में जो है, क्या कल्याणी में जब शासन किसका था? ठीक है, कल्याणी में जब शासन किसका था? चालुक्यों का। किसका शासन था? चालुक्यों का यहाँ पर शासन था। तो चालुक्यों की राजधानी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर मैं लिख देता हूं कल्याणी। तो पहली बात तो आप याद रखना कि कल्याणी जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? कर्नाटक में है। ठीक है, तो आप यहां दो चीज याद रखना कि कर्नाटक में
जब विजयनगर साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य था, तो यहाँ पर एक शहर था हम्पी, वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में जब चालुक्यों का शासन आया, ठीक है, किसका शासन आया, चालुक्यों का शासन आया, तो चालुक्यों की राजधानी जो है वो कर्नाटक की कौन सा स्थान बना, कल्याणी बना। कौन सा स्थान बना, कल्याणी बना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है मैं कंप्लीट जो है कवर करा चुका हूं। हम्पी जो है वो किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की। तो ऑप्शन ए जो है वो हो जाता है अपना राइट आंसर हो जाता है। मगध जो है क्या, मगध, और मगध, मगध की एक राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ये एक महाजनपद काल था, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। ठीक है, जब हम बात करते हैं कांची की, तो कांची जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ये किसकी राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चे, ये किसकी राजधानी थी, ये पल्लवों की राजधानी थी। और चालुक्य की राजधानी जो है वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक में जो है कौन सी, ठीक है, कर्नाटक में कल्याणी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, और लगातार देखो 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अब बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसका कोई लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं जो है आप ये भी सोच सकते हो कि छोटे क्वेश्चंस को आप हम डिनाइड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया होगा हर एग्जाम में, यहाँ पर देखो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन, सीएचएसएल में पूछा गया है, इससे पहले एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और अदर स्टेट एग्जाम में भी लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम पानीपत की बात करते हैं तो ध्यान देना, भारत में जो है बाबर जो है 1527, 1528, ठीक है, और 1526, यहां पर 3 युद्ध हो रहे हैं। पहला एक युद्ध हो रहा है वो है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का फर्स्ट बैटल। उसके बाद में जब हम बात करते हैं 1527 में, तो वो भी बाबर के खिलाफ हो रहा है, एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चे, खानवा का युद्ध। और जब 1528 की बात करते हैं, 1528 में एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। मेरे प्यारे बच्चे मैं कहना चाहता हूं, यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था, तो ऑप्शन ए है मेदिनी राय। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन ए क्यों डाल रखा है, आखिर मेदिनी राय का क्यों नाम दिया, तो ध्यान देना, एक युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और मेदिनी जो था क्या, जो मेदिनी था वो मेदिनी मध्य प्रदेश का शासक हुआ करता था। किसका शासक हुआ करता था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश था वहां का ये शासक हुआ करता था। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हो रहा है, मेदिनी, किसके बीच, मेदिनी राय वर्सेस बाबर, वर्सेस कौन, बाबर। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो देखो ये एक दूसरे के जो है, ये सिकंदर लोदी पहले था, सिकंदर लोदी के बाद में जो है लोदी वंश में शासक आया, कौन सा, इब्राहिम लोदी। कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इब्राहिम लोदी। और जब पानीपत का युद्ध हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत के युद्ध के समय सिकंदर लोदी मर चुका था, इसकी मृत्यु हो चुकी थी, और इस समय जो है लोदी वंश की लोदी वंश की जो सत्ता थी उसके ऊपर आसीन कौन थे, इब्राहिम लोदी। इसका मतलब जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो किस किस के बीच हो रहा है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। आगे ऑप्शन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी दे रखा है क्या, राणा सांगा। तो मेदिनी राय तो इसमें ऑप्शन गलत हो जाता है, सिकंदर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इब्राहिम लोदी, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी और किसके बीच हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, बाबर के बीच में। राणा सांगा की जब बात करते हैं तो राजस्थान के यानी कि मेवाड़ के शासक है। ठीक है, किसके शासक है, मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा की बात आती है, तो राणा सांगा की बात जो है यहाँ पर युद्ध हो रहा है, खानवा का युद्ध हुआ था, और ये किससे, राणा सांगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं राणा सांगा वर्सेस बाबर, वर्सेस बाबर, दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है, खानवा का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चे 3 युद्ध है, सीक्वेंस से आप याद रखना, 1526, उसके बाद में 1527 और 28 में 3 युद्ध हो रहे हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का है। अंग्रेजों का आगमन हो चुका है, अभी अंग्रेजों का आगमन हो चुका है, और अंग्रेजों की नजर जो है अभी किस पर है, बंगाल पर। किस पर नजर है, बंगाल पर इस अंग्रेजों की नजर है। इसी समय जो है दिल्ली का शासक जो था वो कौन था, औरंगजेब था।
ध्यान दीजिएगा, जब हम स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना की बात करते हैं तो इस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था। ठीक है, तो यहां पर मैं एक डायग्राम के थ्रू को समझा देता हूं। ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, दिल्ली। क्या था भाई, दिल्ली था। और यहां पर ये है जो किसका पार्ट है, ये बंगाल है। यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बंगाल है। और दिल्ली का जो शासक था वो कौन था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब को अभी फुर्सत नहीं है, औरंगजेब अभी बिल्कुल मजे में है। ठीक है, थोड़ी विलासी टाइप की प्रवृत्ति है, शाम होते ही जो है आनंद लेने लग जाता है। ठीक है, शाम होते ही आनंद लेने लग जाता है। ठीक है, अपने सपनों में खो जाता है, मुजरा देखने लग जाता है। इसको राज्य व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, इसको अभी बड़े साम्राज्य और उसका ध्यान रखने से कोई मतलब नहीं है। बंगाल में जो शासक था वो था मुर्शिद कुली खां। मेरे प्यारे बच्चे, अभी हम इसको शासक नहीं बोल रहे होंगे, मुर्शिद कुली खां। अभी जो है किसके अंडर अधीन है ये औरंगजेब के अधीन है। औरंगजेब के क्या है, अधीन है। और औरंगजेब से बंगाल एक बड़ा प्रांत था, इसे संभल नहीं रहा, इसको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। तो औरंगजेब ने क्या किया, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, जब हम बात करते हैं 1717 की, कब की बात करते हैं, 1717 की, तो 1717 में इसने क्या कर दिया, बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। यानी कि मुगलों ने, औरंगजेब ने बंगाल को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्र शासक के रूप में जो है किसको डिक्लेयर कर दिया, इसने दे दिया कि भैया जो है कौन, इसने ये बोल दिया कि मुर्शिद कुली खां भाई साहब आप इसको संभालो, बंगाल को क्या करो आप संभालो। और अब जो है कौन संभालने लग जाता है बंगाल को, मुर्शिद कुली खां। कुल मिलाकर बंगाल का शासक कौन बन गया, मुर्शिद कुली खां। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल जो है वो पहले किसका भाग था, दिल्ली का, यानी कि मुगल शासन के अधीन आता था। औरंगजेब ने 1717 में जो है वो किसके अधीन कर दिया, मुर्शिद कुली खां के अधीन कर दिया। ठीक है, और कुल मिलाकर बंगाल जो है स्वतंत्र बंगाल अस्तित्व में आया। और स्वतंत्र बंगाल जो है वो किसके अंडर में अस्तित्व में आया, मुर्शिद कुली खां के। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाता है। उसके बाद में आगे जाकर जब हम बात करें तो मुर्शिद कुली खां और सुजाऊ उद दौला, अभी ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके हैं, और मुर्शिद कुली खां और सुजाऊ उद दौला दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है। मेरे प्यारे बच्चे, सुजाऊ उद दौला, सुजाऊ उद दौला के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और अब शासन जो है बंगाल का वो किसके अधीन आ जाता है, सुजाऊ उद दौला के अधीन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, उसके बाद में अपन बात करते हैं सरफराज खां। सरफराज खां के लास्ट में जो एक शासन बनता है अलवर्ती खां। मेरे प्यारे बच्चे कौन बन रहा होता है, अलीवर्दी खान, या अलीवर्दी खां का शासन बन रहा होता है। तो ये बंगाल के शासक है। आप अभी के लिए इतना से याद रखना कि औरंगजेब 1717 में मुर्शिद कुली खां और बंगाल को क्या कर दिया, स्वतंत्र। तो क्वेश्चन ध्यान देना, बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, किसने किया था, मुर्शिद कुली खां ने। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके अधीन शुरू हुई थी। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ऑप्शन है, ध्यान देना, सेंसस इन इंडिया वाज द फर्स्ट स्टार्टेड इन 1872 अंडर लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड कानिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे लॉर्ड मेयो, तो पहली, ध्यान देना, फर्स्ट सीमित, यानी कि पूरे भारत में नहीं, सीमित सेंसस था, फर्स्ट सीमित जनगणना। तो कब हुई थी, 1872। संपूर्ण भारत में नहीं हो रही है, सीमित भारत में, यानी कि भारत के कुछ हिस्सों में। वो शुरू कौन कर रहा है, लॉर्ड मेयो। कौन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, लॉर्ड मेयो। उसके बाद में जब हम बात करते हैं इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस, तो आईसीएस कौन लेकर आ रहा है, कॉर्नवालिस। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे 1793 में, 1793 1793 जब हम बात कर रहे होते हैं स्थायी बंदोबस्त की, ठीक है, किसकी बात कर रहे होते हैं, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो कौन शुरू कर रहा है, लॉर्ड
कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, क्या इंडियन सिविल सर्विस भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा, और इसके अलावा 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त ये लेकर आ रहे हैं। लॉर्ड लॉरेंस ये भारत के वायसराय के रूप में रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात कर रहे होंगे लॉर्ड कैनिंग के लिए, लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ठीक है। अंतिम मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जनरल व प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था मेरे प्यारे बच्चे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा आप लॉर्ड कैनिंग के लिए याद रखना, जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी, भारत में क्या चल रहा था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था शासक? लॉर्ड कैनिंग था। आगे बात कर रहे होंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत हो रही है वो कब हो रही है? 1793 में। कब हो रही है? 1793 में। यहां हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। What was the what was the परमानेंट सेटलमेंट? इंग्लिश में इसको क्या बोल रहे होंगे? परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन देखो, वेयर डिड लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, पीएसएस। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता था स्थायी बंदोबस्त में? मेरे प्यारे बच्चे स्थायी बंदोबस्त में ये होता था कि जागीर जो होती थी, राजस्व जो होता था, क्या जो रेवेन्यू होता था, राजस्व होता था, राजस्व क्या कर दिया जाता था? फिक्स्ड कर दिया जाता था। राजस्व क्या कर दिया जाता था? फिक्स कर दिया जाता था। यानी कि कोई एक बड़ा भूभाग है, उसके ऊपर एक बार ही राजस्व निर्धारित कर दिया जाएगा। राजस्व का निर्धारण जो है बार बार नहीं होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं कि राजस्व का निर्धारण बार बार नहीं होगा। राजस्व का निर्धारण इसमें बार बार नहीं होता था मेरे प्यारे बच्चे। इसके अलावा राजस्व का निर्धारण बार बार नहीं होता था, तो अब क्या होता था? स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदारियां जी वो बड़े बड़े जमींदारों को मिल जाती थी। यानी कि ये जो जमींदारी है, ठीक है, ये जो जमींदारी है इसकी नीलामी होगी। ये जो बड़ी लैंड का जो पार्ट है इसकी क्या होती थी? नीलामी होती थी, इसका ऑक्शन होता था। और ऑक्शन में जो ज्यादा बोली लगाता था, ठीक है, उसको क्या मान लिया जाता था? उसको जमींदार मान लिया जाता था। क्या मान लिया जाता था मेरे प्यारे बच्चे? जमींदार मान लिया जाता था। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जमीन किसकी हो गई? जमींदार की। किसकी होगी मेरे प्यारे बच्चे? जमींदार की। ठीक है, तो कर राजस्व कौन लेगा? किसानों से। किसानों से राजस्व, यानी कि कृषकों से, कृषकों से राजस्व कौन लेगा मेरे प्यारे बच्चे? कृषकों से राजस्व कौन लेगा? जमींदार लेगा। ठीक है, उसके बाद में जमींदार जो है वो किसके पास ले जाएगा? ये अंग्रेजों को देगा मेरे प्यारे बच्चे। किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। ठीक है, डेट इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हाँ, और ये जो शुरू किया गया, ये मेरे प्यारे बच्चे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है, पीडब्ल्यूएस जो है, पीएसएस जो है, ये शुरू किया गया था अपने बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहां पर शुरू किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ऑप्शन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मद्रास और बिहार, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, बंगाल और बिहार। मेरे प्यारे बच्चे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यदि अपन उड़ीसा और जोड़ दे तो ये क्या, ये सही है बिल्कुल। बंगाल, मद्रास बिल्कुल गलत है। मुंबई और बिहार ये भी गलत है।
मेरे प्यारे बच्चे, स्थायी बंदोबस्त के साथ में आप अन्य भू राजस्व व्यवस्थाएं और याद रख सकते हो, जैसे ठीक है, स्थायी बंदोबस्त आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हो महालवाड़ी। क्या याद रख सकते हो? महालवाड़ी। और एक है रैयतवाड़ी। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीन भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने जो है ये लागू की थी भारत पर। और यकीन मानिए, इन्होंने भारत के कृषकों का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, इतना शोषण किया कि वो आज तक जो है नहीं उठ पाए हैं, आज तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है सन 1855-1856 के बीच हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियंस टुक, ठीक है, रिबेलियन टुक प्लेस बिटवीन 1855-56? संथाल रिबेलियन, कोल रिबेलियन, रामोसी रिबेलियन, और नेक्स्ट है पाइका रिबेलियन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। जब हम संताल विद्रोह की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले जब कहीं पर जो है कोई घटना हो जाती है, कोई रिवोल्यूशन हो जाता है, कोई रिबेलियन हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया वो हुआ कहाँ था, यही तो बोलते हैं। अरे भाई, अभी आप कोई इंसिडेंट देख के आ जाओ उस रोड के ऊपर, कुछ भी घटना देख के आ जाओ, तो हम क्या बोल रहे होते हैं कि वो हुआ कहाँ है, यानी कि ये एक्टिविटीज हुई कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात कर रहे होंगे कि संताल रिबेलियन जो है वो कहाँ हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, ये कहां पर हो रहा है? झारखंड। आप इसको याद रखना कि संताल विद्रोह जो है, संताल एक जनजाति है, तो ये कहां पर हुई थी? ये झारखंड में संताल रिबेलियन हुआ था, संताल विद्रोह हुआ था। इसके अलावा फिर हम बात कर रहे होंगे कि भैया इस विद्रोह में कौन कौन इन्वॉल्व थे, आप तो याद रखना, सिद्धू, कानू, सिद्धू और कानू। ठीक है, ये दोनों ने इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था, इसको लीडरशिप प्रोवाइड करवाया था, नेतृत्व। इन्होंने इसको क्या दिया, किया था? नेतृत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। जब कोल विद्रोह की बात कर रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा भाई, क्या, जब कोल विद्रोह की बात कर रहे होंगे हम, तो कोल विद्रोह में, ठीक है, कोल विद्रोह, चलो, संताल विद्रोह के लिए हमने क्या पढ़ा था? संताल विद्रोह जो झारखंड, ठीक है, आप इसके नोट्स बनाते चलना। कहाँ की बात है ये भाई? ये झारखंड की बात है मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ की बात है ये? झारखंड की बात है। इसके अलावा आप इसमें सिद्धू कानून ने इसका नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह की बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ का है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार का, कहाँ का है? छोटा नागपुर प्लेट्यू का बात है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें बात कर रहे होते हैं, तो अभी के लिए आप इतना याद रखना, छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, कोल विद्रोह कहाँ का है? छोटा नागपुर पठार का है। ठीक है, इसके अलावा रामोसी रिबेलियन की बात करें तो रामोसी रिबेलियन के लिए आप याद रखना, पश्चिम भारत का है। ये कहाँ हुआ था? पश्चिम भारत में हुआ था। मेनली ये कृषक विद्रोह था, और किसमें हुआ था? ये महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। मेरे प्यारे बच्चे, इसको याद रखना। पाइका विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो पाइका विद्रोह जो वो कहां पर हुआ था? उड़ीसा में। मेरे प्यारे बच्चे, कहां पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था पाइका विद्रोह है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, आप याद रखना। संताल विद्रोह, संताल विद्रोह जो है कहां पर हो रहा है? संताल विद्रोह 1855-56 में ये कहां पर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार यानी कि वही झारखंड वाला पार्ट, यहाँ पर हो रहा है कोल विद्रोह। रामोसी रिबेलियन पश्चिम भारत यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। पाइका रिबेलियन जो है ये कहां पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? संताल विद्रोह है। कौन सा हो जाएगा? संथाल विद्रोह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, इसके अलावा एक महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महाराष्ट्र में, मतलब ये महाराष्ट्र के थे। इन्होंने धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से इन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार किया?
मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रार्थना समाज, ऑप्शन ए। जब हम बात कर रहे होंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की, किसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, इन जो है महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? आंदोलन चलाया चलाया था। किस संस्थान के माध्यम से? प्रार्थना समाज के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रार्थना समाज के माध्यम से, आप याद रखना, ठीक है। जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका जो गठन है, क्या इसका गठन जो है वो कहां पर हुआ था? अमेरिका में। मेरे प्यारे बच्चे कहां हुआ था इसका गठन? अमेरिका में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका से यह संगठन जो है, अमेरिका से ये कहाँ आया? ये भारत में आया। और भारत में इसकी स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। मेरे प्यारे बच्चे किसने की? एनी बेसेंट ने। अभी के लिए मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखना कि एनी बेसेंट ने जो है, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की यदि हम बात करें, क्या आत्मीय समाज और, तो आत्मीय समाज और ब्रह्मानंद, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि जब हम रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, तो इन धार्मिक सुधारों से जुड़ा इन्होंने जो संगठन बनाया था उसका क्या नाम था? प्रार्थना समाज। तो राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? प्रार्थना समाज। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? इसकी स्थापना जो है वो किसने किया था? एनी बेसेंट ने। जब हम आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। मेरे प्यारे बच्चे किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। दोनों ही संस्थाओं की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? प्रार्थना समाज। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्र मेला। क्या मित्र मेला, ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विनायक सावरकर के माध्यम से। ऑप्शन है खुदीराम बोस, विनायक सावरकर, शिशिर कुमार घोष बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो राइट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे क्या? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो मेरे प्यारे बच्चे एनी बेसेंट इसमें हो नहीं सकता। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेरोजी, और जब हिंद स्वराज की बात आती है तो सिंपल है, गांधी जी की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन होम रूल, क्या इंडियन होम रूल और, ठीक है, हिंद स्वराज जो है ये किसने लिखा था? अपने बापूजी ने लिखा था, गांधी जी ने लिखा था। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है? डी। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? मेरे प्यारे बच्चे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं काकरापारा, ऑप्शन ए है काकरापारा। तो काकरापारा पर्यावरण जो परमाणु, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, वो कहाँ है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। जब नरोरा की बात करते हैं तो ये अपना कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। केगा परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहां कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? कहां पर है? कर्नाटक में है। जब हम तारापुरा की बात करते हैं तो, ठीक है, तारापुर जो है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। मेरे प्यारे बच्चे इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो इसका मतलब सबसे पुराना परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आप क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट्स और बच्चों तक मिले। मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करता है। हमें लग रहा होता है कि हम जो है सही काम कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पर है, और क्लास आपको बेहतरीन लग रही हो तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय, क्या लघु हिमालय यानी कि लेजर और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द लेजर हिमालय, ठीक है, एंड शिवालिक हिमालय? मेरे प्यारे बच्चे, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हमारी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर, जो है आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पर जाके देखिए। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज अभी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, वो क्लास थ्योरी क्लासेस के रूप में है, बाइलिंगुअल है, यानी कि मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप क्लास जो है वो जाके लेना। और ये क्वेश्चन जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से ही है। क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से
किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर जो है क्या है, दून, मर्ग, बेट और तराई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दून जो है हम क्या बोलते हैं, दोनों के बीच की जो घाटियां होगी, जो वैली होगी, उसको क्या बोलेंगे, हम दून बोल रहे होंगे। मर्ग जो है, मर्ग किसको बोलेंगे, घास के मैदानों को बोलेंगे। लघु हिमालय में जो घास के मैदान है, क्या, घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान कहां पर, लघु हिमालय में, लेजर हिमालय में, लघु हिमालय में घास के मैदानों को क्या, घास के मैदानों को क्या बोल रहे होंगे, मर्ग बोल रहे होंगे, ठीक है, क्या बोल रहे होंगे, मर्ग। और उत्तराखंड में इन लघु हिमालय में, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को यूके में क्या बोल रहे होंगे, उत्तराखंड में हम बोल रहे होंगे बुग्याल, बुग्याल या प्यार। मेरे प्यारे बच्चे टर्मोलॉजी से टिक टाक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मर्ग कहां पर बोल रहे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में, कहां पर बोल रहे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा जो है एक ऑप्शन यहां पर दे रखा है बेट। बेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, नदियों के आसपास, ठीक है, जो रिवर्स के आसपास जो फर्टिलाइज होगी, यानी कि यहां पर जो है एलुवियल सोयल पाई जाएगी, नदियों के पास जो उपजाऊ क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, जो उपजाऊ क्षेत्र होगा, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं, बेट। और तराई जो है वो कौन सा क्षेत्र होता है, तराई जो है मैदानों के बाद, यानी कि जो दलदली क्षेत्र होगा, कैसा क्षेत्र होगा, नदियों के पास जो दलदली क्षेत्र होगा उसे क्या कहते हैं अपन, तराई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, घाटियों के क्वेश्चन था, वैली से क्वेश्चन था, तो इसको राइट ऑप्शन क्या होगा, दून। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून वगैरह, क्या, देहरादून वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम मिलते हैं क्लास नंबर 12 के साथ, एक और बेहतरीन क्लास के साथ। अभी इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।